हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर बात करते हैं और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है पढ़ाने लायक इम्यूनिटी। आज हम उसी पर बात करेंगे आपसे। और बेटा हेल्थ क्या है, तो कहते हैं कि हेल्थ इज नॉट सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल। आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, बिहेवियर आपका बेहतरीन होना चाहिए, समाज में एक निश्चित प्रतिष्ठा होनी चाहिए, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर जो है इस्टेब्लिश हो। तो हेल्थ का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बीमार नहीं तो हेल्दी हैं, तमाम चीजें उसमें टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। और बीमारियों के जो 3 प्रमुख कारण हैं उस पर एक प्रमुख कारण बेटा एक है जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन में डिफेक्ट होने की वजह से, और एक है बेटा इन्फेक्शन, और एक है बेटा हमारी हैबिट्स जो हम रखते हैं या नहीं रखते। 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। कई इसमें सिंपल चीजें, आप उनको याद करें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे हम सब आपको क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन आज बेटा हम इम्यूनिटी पढ़ाना चाह रहे हैं आपको। इम्यूनिटी क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इम्यूनिटी क्या है। तो कहते हैं कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी बॉडी की जो पैथोजन को रेजिस्ट करने की क्षमता है, वो इम्यूनिटी। द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट द डिजीज कॉजेटिव एजेंट, फॉरेन एजेंट और पैथोजन conferred by immune system is known as immunity। तो डेफिनेशन नहीं पूछी गई आपसे, लेकिन इम्यूनिटी की बात करें बेटा तो इम्यूनिटी 2 प्रकार की, एक को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और एक को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, एक है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी है, और दूसरी है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब वो है जिसे हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं हम लोग पहले। तो बेटा देखो, पहली बात तो ये कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये सिंस बर्थ है, जन्मजात है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके कंट्रास्ट में हम देखें तो अचीव्ड इन आवर लाइफ टाइम, हम इसको अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप, नॉन स्पेसिफिक को कई बार नो पैथोजेन स्पेसिफिक बोलते। नो पैथोजेन स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक पैथोजेन के लिए नहीं है। इसके कंट्रास्ट में अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखें हम बेटा, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजेन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजेन स्पेसिफिक है। एक तीसरा अंतर अगर देखें हम लोग, तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये बेस्ड ऑन बैरियर्स, इसमें बैरियर्स पाए जाते हैं, बैरियर्स पर आधारित है। अभी हम बता रहे हैं आपको 4 प्रकार के बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर के बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर के बाद साइटोकाइन बैरियर। तो 4 प्रकार के बैरियर्स पाए जाते हैं इसमें। और बेटा ये बैरियर्स पर आधारित है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी पर आधारित है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक डिफरेंस और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा, कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में पाई जाती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। तो लिख रहे हैं देखो, प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स बोथ।
दोनों में पाई जाती है। और इसके कंट्रास्ट में अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखें हम, तो प्रेजेंट इन हायर वर्टिब्रेट्स ओनली, ये केवल हायर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। प्रेजेंट इन हायर वर्टिब्रेट्स ओनली, केवल हायर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। एक डिफरेंस और है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो इनकाउंटर होता है उसकी मेमोरी स्टोर हो जाती है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स पाया जाता है, जबकि इनेट इम्यूनिटी में केवल प्राइमरी रिस्पॉन्स है, कोई सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं है। एक और बेहतरीन अंतर है बेटा, इनेट इम्यूनिटी एंटीबॉडी बेस्ड नहीं है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीबॉडी बेस्ड है। तो जरा लिखते हैं इसको, नो सेकेंडरी आर एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। लिख लेते हैं, नो सेकेंडरी रिस्पॉन्स, केवल प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है, जबकि बेटा सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पाया जाता है। सेकेंडरी और एनएमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो कि बहुत फास्ट होता है, ये प्रेजेंट। एंटीबॉडी बेस्ड नहीं है, और एंटीबॉडी बेस्ड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक डिफरेंस और है, तो नॉट एंटीबॉडी बेस्ड, और यहां पर लिखेंगे बेटा, या आप इसको बेटा एक तरीके से लिख सकते हैं, एंटीबॉडी बेस्ड से बेहतर है कि हम लिखें नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, नॉट एंटीजन स्पेसिफिक। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन स्पेसिफिक होती। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डिफरेंसेज आपसे पूछे गए हैं। मैं इसको अगर डिस्कस करूं तो आप पाएंगे इसमें, देखिए एक बार याद दिलाता हूं आपको। इम्यूनिटी दो प्रकार की बोला, इनेट और एक्वायर्ड। और बेटा इनेट इम्यूनिटी है सिंस बर्थ, जन्मजात है, जबकि अचीव्ड इन आवर लाइफ टाइम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। नॉन स्पेसिफिक है, कई किताबें इसको लिखती हैं नो पैथोजन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है। बहुत सुंदर अंतर है। इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स पाए जाते हैं, बेस्ड ऑन बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी पर आधारित है। इनेट इम्यूनिटी जो सिंस बर्थ है, ये इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में पाई जाती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट इन हायर वर्टिब्रेट्स ओनली, केवल हायर वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नो सेकेंडरी और एनएमनेस्टिक रिस्पांस, कोई सेकेंडरी या एनएमनेस्टिक रिस्पांस नहीं होता है, केवल प्राइमरी रिस्पांस होता है इनेट इम्यूनिटी में, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेकेंडरी और एनएमनेस्टिक रिस्पांस इज प्रेजेंट। और हमने बताया कि प्राइमरी रिस्पांस इज वेरी स्लो एंड सेकेंडरी रिस्पांस इज वेरी फास्ट। एक अंतिम बात करें तो इनेट इम्यूनिटी एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है, जबकि बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीजन स्पेसिफिक होती है। डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर हमने उन्हीं डिफरेंसेस की बात करी है जो आपसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो बेटा अब एक एक करके देखते हैं, पहले इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स पढ़ते हैं और फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी
कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स। देखो बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अभी मैंने बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी में बैरियर्स पाए जाएंगे, और देखो कौन 4 प्रकार के बैरियर्स हैं इन्नेट इम्यूनिटी में, आपको याद रखना होगा। तो पहला है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स की बात करें अगर, तो बेटा फिजिकल बैरियर्स की बात करें, एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। तो फिजिकल बैरियर में पहला एग्जांपल आपको याद रखना है स्किन। स्किन याद रखना, पहला बैरियर याद रखना है स्किन। और दूसरा बैरियर जो याद रखना है बेटा एग्जांपल में इसका, वो है म्यूकस कोटिंग ऑफ 3 मेन ट्रैक्ट। देखो 3 मेन ट्रैक्ट से हमारी बॉडी बाहर खुलती है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एक यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। तो म्यूकस कोटिंग ऑफ 3 मेजर ट्रैक्ट, और बेटा जो 3 मेजर ट्रैक्ट हैं, इन 3 मेजर ट्रैक्ट की बात करें अगर हम, तो कौन कौन से हैं इसमें देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, और है बेटा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल को यूरोजेनाइटल भी आप लिख सकते हैं। ये 3 मेजर ट्रैक्ट की म्यूकस कोटिंग और स्किन, ये दोनों फिजिकल बैरियर में आएंगे। अभी हमने कहा था कि नॉन स्पेसिफिक टाइप के की इम्यूनिटी है इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है। तो ये बैरियर्स किसी स्पेसिफिक पैथोजन को नहीं रोकेंगे, बल्कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने की कोशिश करेंगे। सेकेंड बैरियर है बेटा आपका फिजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर। और बेटा हम आपसे फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें अगर, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल होगा सलाइवा इन माउथ। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो होगा सलाइवा इन माउथ। माउथ में हमारे जो सलाइवा है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। हमने एक बात आपसे करी है, याद हो अगर आपको, तो हमने एक बात बताई थी बेटा कि सलाइवा में पोटेशियम थायोसाइनेट आयन पाए जाते हैं और लाइसोजाइम पाया जाता है। उसकी बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को यह रोकेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा टीयर्स इन आई, और टीयर्स इन आई भी बहुत बार पूछा गया, अंशाल में हम दिखाएंगे आपको, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है बेटा एसिड इन स्टमक। हमने बताया था कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें HCl है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, उसका pH 1 to 3.5 के बीच में वेरी करता है विद एन एवरेज 3, और ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। हमारे शरीर में जितनी भी ओपनिंग है बेटा वो एसिडिक है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंफेक्शन, और जितने भी फ्लूइड सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी में वो बेसिक होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद अगर हम बात करें तो तीसरे प्रकार का बैरियर है बेटा सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर्स के एग्जांपल की बात करें तो सेलुलर बैरियर्स में कई चीजें आती हैं। देखो सेलुलर बैरियर्स में बेसिकली WBC के सारे एग्जांपल्स आते हैं। मोनोसाइट्स आएंगे, सेलुलर बैरियर की बात करें तो मोनोसाइट्स आएंगी, मैक्रोफेजेज आएंगे, माइक्रोफेजेज आएंगे, नेचुरल किलर सेल्स आएंगी, NK सेल्स आएंगी, नेचुरल किलर सेल्स है ना, न्यूट्रोफिल्स आएंगी, न्यूट्रोफिल्स। और बेटा इन्हीं न्यूट्रोफिल्स को आपकी NCERT में लिखा है PMNL, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। देखो PMNL का मतलब हुआ पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं।
पॉलीमार्फो न्यूक्लियर मतलब पॉलीमार्फस न्यूक्लियस जिस ल्यूकोसाइट में पाया जाता हो वो है न्यूट्रोफिल्स। तो बेटा मोनोसाइट आएंगी, मैक्रोफेजेज आएंगी, नेचुरल किलर सेल आएंगी और न्यूट्रोफिल्स आएंगी। ये सेलुलर बैरियर की तरह काम करती हैं। एक चौथा बैरियर जो इनेट इम्यूनिटी में है बेटा वो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, और साइटोकाइन बैरियर कई बार पूछा गया हमसे एग्जाम में। साइटोकाइन बैरियर्स के तौर पर आप याद रखेंगे इंटरफेरॉन को। देखो अगर कोई सेल वायरस से इंफेक्टेड है तो वो एक एंटीवायरल प्रोटीन निकालती है बेटा, और इस एंटीवायरल प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। ये भी पूछा गया हमसे एग्जाम में कि इंटरफेरॉन कैसी प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन निकालता कौन है, तो वायरस से इंफेक्टेड सेल जो होती है वो इंटरफेरॉन निकालती है। इट सीक्रेट इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की डिस्कवरी आइजैक्स एंड लिंडमैन ने करी है, ये भी हमसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन है, और ये एंटीवायरल प्रोटीन अपनी नेबर सेल को, अपनी पड़ोसी सेल को वायरस के इंफेक्शन से बचाती है ना, प्रोटेक्ट करती है नेबर सेल्स, पड़ोसी सेल्स को फ्रॉम इन्फेक्शन। ये पड़ोसी सेल्स को वायरस के इंफेक्शन से बचाती है। तो इस तरह से इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर देखे, आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। आइए देखते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो एंटीबॉडी बना के रिएक्ट करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेटा पैथोजन स्पेसिफिक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 रिस्पांस, प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकेंडरी रिस्पांस। तो एक बात हमने बताई थी आपको कि प्राइमरी रिस्पांस स्लो होता है और सेकेंडरी रिस्पांस जो होता है वो फास्ट होता है, और सेकेंडरी रिस्पांस को हम बोलते हैं एनाम्नेस्टिक रिस्पांस। और एक बात बताएं आपको कि मेमोरी बेस्ड है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हायर वर्टिब्रेट्स में केवल पाई जाती, मेमोरी बेस्ड है। तो एक बात बेटा और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों रिस्पांस 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स के द्वारा आते हैं। कैसे आते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। देखिए कि जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स हैं, वो जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स हैं CFU, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स, बेटा इनसे निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। मैंने बीच में कई सारे स्टेप हैं लेकिन वो पूछे नहीं गए तो उनको छोड़ दिया है। तो बेटा एक बनती है इमैच्योर बी सेल, इमैच्योर बी सेल बनती है, और एक बनती है बेटा इमैच्योर टी सेल। और बेटा जो ये इमैच्योर बी सेल बनती है इसका मैच्योरेशन होता है बर्सा फैब्रिसियस में। आप लोगों के यहां गट में, अपने यहां गट की सब म्यूकोसा में इसका मैच्योरेशन होता है। और अगर बी सेल का मैच्योरेशन हो सब म्यूकोसा ऑफ गट में, सब म्यूकोसा ऑफ गट में, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। और बेटा जो इमैच्योर टी सेल है इसका मैच्योरेशन होता है थाइमस में, मैच्योरेशन इन थाइमस। 2 प्रकार के जो है आर्गन भी ये प्राइमरी में बताया था आपको, बोन मैरो और थाइमस, प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन की तरह काम करते हैं। और मैच्योरेशन इन थाइमस अगर होता है बेटा तो ये बनती है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनती है। और यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपसे करनी है हमको, ये जो बी लिम्फोसाइट है बेटा, ये बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एक है मेमोरी बी सेल, और मेमोरी बी सेल जो है ये याददाश्त बनाए रखती है फर्स्ट इनकाउंटर की। और दूसरी है बेटा प्लाज्मा सेल्स। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनका फंक्शन है
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती। एनसीईआरटी ने लिखा है कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन नोन एज एंटीबॉडी। एक बात और लिखती है वो कि टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, स्पेशली T4 हेल्पर टी सेल। और बेटा ये मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल मिल करके ह्यूमोरल इम्यूनिटी का निर्माण करती है। ये दोनों मिल करके बनाती हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का निर्माण करती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ये एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी। और बेटा इसके लिए एक फार्मूला भी हम लोगों ने बनाया था कि FHB का को कैसे बताते थे, कहते थे कि फास्ट अकरिंग डिजीज, ऐसी बीमारियां जो बहुत तेजी से होती, फास्ट अकरिंग डिजीज, इनमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी काम करेगी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाने का काम करती है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होगी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाएगी। और बेटा टी लिम्फोसाइट की बात करें अगर हम, तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर होकर के 4 प्रकार की सेल में तब्दील होती है। पहली हमने आपको बताई थी साइटोटॉक्सिक टी सेल, और कहा था कि साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करती है भाई, कभी कभी इसको किलर सेल्स भी बोलते हैं हम लोग। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर सेल क्या करती है, ये इन्फेक्शन करने वाली सेल का डायरेक्ट इनकाउंटर करती है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल बनाकर उसको नष्ट कर देती है। तो साइटोप्लाज्मिक टी सेल have ability to kill the foreign agent या foreign cells containing antigen by making pore in its plasma membrane by proteins known as परफोरिन्स। उन प्रोटीन को परफोरिन्स बोलते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमसे पूछा गया है कि परफोरिन्स किस में पाई जाएंगी, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल में पाई जाएगी। दूसरे प्रकार की जो बेटा सेल है टी सेल, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर टी सेल। इसी हेल्पर टी सेल को बेटा हम लोग बोलते हैं T4। और हेल्पर टी सेल या T4 सेल, आपने पढ़ा है एड्स के पेशेंट में ये कोशिका नष्ट होती है। जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वाला वायरस, वो इसी सेल को नष्ट करता है। हेल्पर टी सेल पे अगर बेटा हम कमेंट करें तो ये मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज्यादा है, ये मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज्यादा। कहते हैं अबाउट 65% अकेले, या ऐसे लिखना 60 to 65% अकेले हेल्पर टी सेल। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल के फंक्शन को इनहेंस करता है। तो हेल्पर टी सेल का एक फंक्शन और बेटा हो गया, इनहेंसेज द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल के फंक्शन को इनहेंस करता है। और एक बात और, हेल्पर टी सेल एक ग्रोथ फैक्टर निकालता है। वो ग्रोथ फैक्टर मैच्योर बी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हेल्पर टी सेल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हेल्पर टी सेल प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल। तो सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर, एक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर व्हिच स्टिमुलेट
which stimulate division and differentiation of B lymphocyte। बी लिम्फोसाइट के डिवीजन और डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करता है। और हेल्पर टी सेल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाई प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्पर टी सेल हेल्प करती है। एक तीसरे प्रकार की सेल है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी टी सेल। और मेमोरी टी सेल्स जस्ट लाइक मेमोरी टी सेल्स मेमोरी बी सेल्स की तरह ही पहले के इनकाउंटर की मेमोरी रखती। और एक बेटा चौथे प्रकार की टी सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्रेसर टी सेल या रेगुलेटरी टी सेल। और सप्रेसर टी सेल या रेगुलेटरी टी सेल जथा नामो तथा गुणों, जैसा नाम है उसी प्रकार का इसका गुण है। यह सप्रेसर या रेगुलेटरी टी सेल जो है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को और हेल्पर टी सेल के फंक्शन को सप्रेस करने का काम करती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो सप्रेसर टी सेल और रेगुलेटरी टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है। और इस प्रकार की ये चारों प्रकार की टी सेल्स मिलकर के निर्माण करती हैं बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो टी लिम्फोसाइट फॉर्म्स सीएमआई। सीएमआई को हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे ये ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाती थी वैसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। और इसके लिए एक फार्मूला बेटा याद रखना, यस सी टी स्क्वायर। यस का मतलब होता है स्लो अकरिंग डिजीज, स्लो अकरिंग डिजीज। सी का मतलब हुआ सेलुलर इम्यूनिटी, या सेलुलर इम्यूनिटी की हुई हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और टी का मतलब हुआ थाइमस एंड टी लिम्फोसाइट। यहां से ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन बनाती है? टी लिम्फोसाइट। यहां ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टी लिम्फोसाइट। स्लो अकरिंग डिजीज में कौन सी काम करेगी? टी लिम्फोसाइट। फास्ट अकरिंग डिजीज में कौन काम करेगी? बी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। और बेटा मैच्योरेशन थाइमस में किसका होता है? टी लिम्फोसाइट का। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने आपसे बात किया था, आज भी बता रहे हैं कि ऑल फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑफ ब्लड आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो, बनती दोनों बोन मैरो में है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से। लेकिन बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन सब म्यूकोसा गट में होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। तो थाइमस में टी लिम्फोसाइट का जो टी है वो थाइमस से है, लेकिन बी लिम्फोसाइट का जो बी है ये बोन मैरो से नहीं है। ये बर्ड में एक ऑर्गन है बर्सा कैम्पेस्ट्रिस या बर्सा फैब्रिसियस भी बोलते हैं, वहां से बी शब्द लिया गया है। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, कितने प्रकार की एंटीबॉडी कैसे बनती है। बेटा बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। और एंटीबॉडी एक कैटेगरी की ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिनको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इसलिए बेटा हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से। तो आपके यहाँ एंटीबॉडी का एक बना हुआ है फिगर, कुछ इस तरह से बना है। देखो मैं बनाता हूं उसको। देखिए एक हैवी चेन है, ऐसे दो हैवी चेन है आइडेंटिकल और दो लाइट चेन है आइडेंटिकल। ये लाइट चेन, ये हैवी चेन, और ये दोनों डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। एक सवाल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हमको याद आ रहा है कि कौन सी दो चेन डाई सल्फाइड ब्रिज से नहीं जुड़ी होती हैं। तो याद रखना लाइट चेन आपस में डाई सल्फाइड ब्रिज से नहीं जुड़ी होती हैं। देखो हैवी चेन डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती है, दो या से इसमें हैवी चेन डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ी है, लाइट चेन हैवी चेन से डाई सल्फाइड ब्रिज से जुड़ी है, और लेकिन लाइट चेन से डाई सल्फाइड ब्रिज से नहीं जुड़ी हुई है। ये दोनों चेन अलग अलग है बेटा, ये बात आप याद रखिएगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी है हमको कि इसमें दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल है। एक है बेटा कार्बोक्सिल कंटेनिंग, ये CO माइनस करके है, CO माइनस कार्बोक्सिल कंटेनिंग ग्रुप है। दूसरा
अमीनो कंटेनिंग टर्मिनल है। अमीनो कंटेनिंग टर्मिनल जो है ये वेरिएबल रीजन, ये बेटा जो वेरिएबल रीजन है, यहां पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस वेरी करता रहता है और यहीं पर जुड़ते हैं एंटीजन, इसलिए बेटा इनको हम लोग बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। और फार्मूले की बात करें अगर, तो फार्मूले के तौर पर लिखते हैं बेटा इसको H2L2। इस दो हैवी चेन को देखो, एन अमीनो कंटेनिंग वेरिएबल रीजन, एन अमीनो कंटेनिंग वेरिएबल रीजन है, और एक कार्बोक्सिल कंटेनिंग कांस्टेंट रीजन। और ये दोनों में है, चाहे वो लाइट चेन हो, यहां भी अमीनो कंटेनिंग वेरिएबल रीजन है और कार्बोक्सिल कंटेनिंग कांस्टेंट रीजन। तो कोई भी हो, दो रीजन है, चाहे हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो, जिस चेन पर अमीनो टर्मिनल है वहां पर अमीनो एसिड का टाइप वेरी करता है और वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एक और क्वेश्चन बताएं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, एंटीबॉडी का वह पोर्शन जो एंटीजन से जुड़ता है पैराटोप कहलाता है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमसे पूछा गया है कि पैराटोप क्या है। कहते हैं पैराटोप क्या है, तो पार्ट ऑफ एंटीबॉडी, पैराटोप इज पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड्स या व्हिच बाइंड्स विद एंटीजन, व्हिच बाइंड्स विद एंटीजन, जो एंटीजन से बाइंड अप करता है उसको बोलते हैं पैराटोप। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बेटा इपीटोप क्या है, तो इपीटोप और पैराटोप याद रखना, कई बार हमसे पूछा गया है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ एंटीजन, पार्ट ऑफ एंटीजन व्हिच बाइंड्स विद एंटीबॉडी। तो याद रखना कि पैराटोप एंटीबॉडी का पार्ट है जो एंटीजन से बाइंड अप करता है, एपिटोप एंटीजन का पार्ट है जो एंटीबॉडी से बाइंड अप करता है। और बेटा इस फार्मूले में देखो जरा, वो किसी भी एंटीबॉडी को H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 हैवी चेन है और बेटा 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन। और ये जो हैवी चेन है, ये हैवी चेन है बेटा 2 आइडेंटिकल हैवी चेन इज ऑफ 440 to 450 अमीनो एसिड लॉन्ग। पॉलीपेप्टाइड चेन है, 440 से 450 अमीनो एसिड लॉन्ग है। लेकिन बेटा ये जो लाइट चेन है इसकी बात करें अगर, तो ये लाइट चेन 220 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है, 220 अमीनो एसिड की बनी है। H2L2 याद रखना है आपको। और ये स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जिसको IG से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंटीबॉडी की बात करें बेटा अगर, तो 5 प्रकार की, बहुत बड़ा कवरेज मैं आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का देने जा रहा हूं और क्वेश्चन देखते जाइए आप, भरमार है क्वेश्चन की। तो एक है बेटा इसमें IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन गामा, सबसे ज्यादा है ये संख्या में। IgG के बाद है IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा, और उसके बाद है बेटा IgM, इम्यूनोग्लोब्यूलिन म्यू, और उसके बाद है बेटा IgD, इम्यूनोग्लोब्यूलिन डेल्टा, और सबसे लास्ट में मैं लिखता हूं IgE, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एप्सिलॉन। और बेटा ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे ज्यादा IgG है, फिर IgA है, फिर IgM है, फिर IgD है और फिर IgE है। देखो एक खास बात इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखो ये है अबाउट 80% हमारी बॉडी में पाए जाने वाले में जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी है उसमें से लगभग 80% IgG है बेटा, 10 to 15% IgA है, और बेटा 5 to 10% IgM है, और 0.5% IgD है, और लेस देन 0.1% IgE है। एक हम लोग वो भी पढ़ते थे कि जो है गेम डे करके पढ़ते थे हम लोग, है ना, गम दे या गेम दे, पूछा गया ये सीक्वेंस हमसे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पर ये है कि IgG
से एक सवाल पूछा गया है कि इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बेटा हम लोग आईजीजी के लिए मैटरनल एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं, इसको बोलते हैं मैटरनल एंटीबॉडी। आईजीजी मैटरनल एंटीबॉडी। आईजीए की बात करें तो आईजीए के बारे में एक कमेंट करते हैं कि प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि शुरुआती दिनों में जो मिल्क निकलता है लैक्टेशन के समय वो गाढ़े पीले रंग का होता है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी के इससे दो बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकते कि मदर से एंटीबॉडी बना मदर की बॉडी में और मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में आ गया, तो आईजीए प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। और बेटा आईजीएम की बात करें तो आईजीएम से एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, अगर आपकी बॉडी में इंफेक्शन हुआ है, एएमयू में भी पूछा गया, बीएचयू का भी क्वेश्चन है, आजकल ये परीक्षाएं नहीं होती, लेकिन सीबीएसई 1998 में भी क्वेश्चन पूछा गया, आपके यहाँ अंसाल में जाइए तो उन्होंने पूछा है कि अगर आपकी बॉडी में इंफेक्शन होता है तो इंफेक्शन के बाद सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, ब्लड सर्कुलेशन में पाई जाने वाली मेन टाइप की एंटीबॉडी कौन है, तो आईजीएम है। तो बेटा लिखेंगे फर्स्ट एंटीबॉडी appeared इन न्यू इन्फेक्शन। जब भी आपको नया इन्फेक्शन होता है तो जो पहली एंटीबॉडी अपीयर्ड होती है दैट इज आईजीएम। आईजीएम से एक बात और याद आ रही है, उन्होंने हमसे पूछा है, देखो नंबर में ज्यादा होना अलग बात है और साइज में बड़ा होना अलग बात है, तो बेटा ये जो एम है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी का एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी एंटीबॉडी है आईजीएम। एक बात और बताएं यहां पर आपको, देखो नंबर सबसे ज्यादा आईजीजी का है लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा है आईजीजी और साइज में सबसे बड़ी है लार्जेस्ट एंटीबॉडी आईजीएम। आईजीडी बी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में हेल्प करती है और आईजीई के बारे में अगर बात करें बेटा हम, तो जो आईजीई है ये फॉर्म्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस में बनती है ये। और एलर्जी की बात करें अगर तो व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या है, तो कहते हैं एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी इज साइड इफेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम अनायास में एक्सेगरेटेड रिस्पांस देने लगता है, एक्सेसिव रिस्पांस देने लगता है, तो उसको बोलते हैं एलर्जी। और इसीलिए बेटा एलर्जी की जितनी मेडिसिन हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं एलर्जी की, वो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को स्लो कर देती हैं। जैसे हिस्टामाइन निकलता है उसमें तो एंटी हिस्टामाइन यूज करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को वीक करते हैं, स्टेरॉइड्स इम्यूनिटी को वीक करते हैं तो स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं उसमें। याद रखना आप, सबसे ज्यादा आईजीजी, फिर आईजीए, फिर आईजीएम, फिर आईजीडी, फिर आईजीई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें पूछी गई है हमसे, उस पर बेटा अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो आईजीजी है ये सिंगल मोनोमर की बनी हुई। आईजीजी देखो एक बात बताएं, ये मोनोमर है, मोनोमर है। आईजीडी भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, और बेटा मोनोमर है, आईजीई भी मोनोमर है। याद रखना आईजीएम पेंटामर है, साइज में सबसे बड़ी है, आईजीएम पेंटामर है, ये भी हमसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन बेटा और बताएं आपको कि आईजीए डाइमर है, ये डाइमर है और इसकी जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जे चेन से जुड़ी हुई है, तो डाइमर अटैच्ड विद, ये जुड़ी हुई है अटैच्ड विद जे चेन, तो जे चेन पाई जाती है बेटा ए में, ए डाइमर है, एम पेंटामर है। बाकी जी की बात करें, डी की बात करें, ई की बात करें तो ये मोनोमर है। इतनी बात बेटा हमको आपसे एंटीबॉडी पर करनी थी। एक नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। एक बात अभी बताई थी बेटा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में टी लिम्फोसाइट्स काम करती, ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं हम इसको। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या जो ग्राफ्टिंग है बेटा,
इसके लिए कई प्रोटीन्स मिलाते हैं हम, डोनर की और रिसिपिएंट की। कई प्रोटीन्स में एक प्रोटीन है HLA, आपसे पूछा गया है ह्यूमन जो है लिम्फोसाइट, एक बोलते हैं इसको HLA प्रोटीन बोला जाता है, और बेटा HLA को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो HLA प्रोटीन को हम लोग मिलाते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। HLA प्रोटीन को मिलाते हैं, और HLA प्रोटीन के लिए जो बेटा एलील्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाए जाते हैं। एलील्स ऑफ HLA प्रेजेंट एट क्रोमोसोम नंबर 6। क्रोमोसोम नंबर 6 पर HLA से रिलेटेड एलील्स पाए जाते हैं, और ये कोडोमिनेंसी शो करते हैं। एंड सो कोडोमिनेंस क्रोमोसोम नंबर 6 पर HLA बनाने वाले एलील्स का सीक्वेंस क्या है, इसको डोनर और रेसिपिएंट में मिलाना हैप्लोटाइप कहलाता है। तो व्हाट इज हैप्लोटाइप, यह भी सवाल हमसे पूछा गया कि हैप्लोटाइप क्या है। तो कहते हैं कि मैचिंग ऑफ HLA एंटीजन, मैचिंग ऑफ HLA एंटीजन, या HLA लिख लो केवल, मैचिंग ऑफ HLA ऑफ बोथ डोनर एज वेल एज रिसिपिएंट इज नोन एज हैप्लोटाइप। लिखने को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सही बात यह है कि क्रोमोसोम नंबर 6 पर, क्रोमोसोम नंबर 6 पर HLA बनाने वाले एलील्स के सीक्वेंस की मैचिंग है हैप्लोटाइप। और बेटा ग्राफ्ट की बात करें, ग्राफ्टिंग की बात करें, तो एक ग्राफ्टिंग है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। देखो ऑटोग्राफ्ट क्या है, ऑटोग्राफ्ट में डोनर और रिसिपिएंट दोनों सेम होता है, यही डोनर भी है यही रिसिपिएंट भी है। इसके थाई से हमने स्किन निकाली और इसके चीक्स पे लगा दी। डोनर और रेसिपिएंट अगर सेम है तो उसको बोलते हैं बेटा ऑटोग्राफ्ट। लेकिन डोनर और रेसिपिएंट अलग अलग है, और ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आइडेंटिकल ट्विंस हैं, अगर इसके बॉडी का पार्ट इसकी बॉडी में ट्रांसफर किया तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस के बीच अगर ग्राफ्टिंग हो रही है, ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, और ग्राफ्टिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, देखो ग्राफ्टिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, इसका कोई आर्गन हमने निकाला इसमें लगा दिया, कहते हैं ग्राफ्टिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, तो इसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट। लेकिन बेटा अगर स्पीसीज चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई मंकी है और इस मंकी का कोई आर्गन निकाल के हमने ह्यूमन में लगा दिया, तो देखो यहां स्पीसीज डिफरेंट हो गई, तो कहते हैं ग्राफ्टिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो बेटा इसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। और ग्राफ्टिंग के सक्सेस रेट की बात करें अगर, तो ग्राफ्टिंग सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ्ट में, ऑटोग्राफ्ट से कम आइसोग्राफ्ट में, आइसोग्राफ्ट से कम एलोग्राफ्ट में, और एलोग्राफ्ट से कम जीनोग्राफ्ट में। ये सक्सेस रेट है बेटा ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टेड आर्गन या ट्रांसप्लांटेड आर्गन
लेटर आर सूनर रिजेक्ट ही हो जाते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग इस रेट में सक्सेस है। दो क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट करने का काम कौन करता है। तीसरी बार बोल रहा हूं, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ग्राफ्टिंग के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, आंसर से मैं कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग का काम हुआ है, ताउम्र सारी जिंदगी उसको बेटा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट लेने पड़ते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखना पड़ता है ताकि ग्राफ्ट रिजेक्ट होने से रह जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। एक टर्म है इम्यूनाइजेशन और एक टर्म है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी, एक टर्म है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात अगर मैं आपसे करूं तो अगर होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, अगर होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है तो इस प्रकार की इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। लेकिन अगर होस्ट बनी बनाई या रेडीमेड एंटीबॉडी ले रहा है, जैसे एंटीबॉडी बनी किसी दूसरे की बॉडी में, बनी बनाई एंटीबॉडी होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस की गई, तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी में रिस्पांस आने में टाइम लगता है, लेकिन रिस्पांस लॉन्ग लास्टिंग होता है। जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो लंबे समय तक के लिए डेवलप होती है, जैसे वैक्सीनेशन। हालांकि वैक्सीनेशन भी एक्टिव और पैसिव है, मैं वहां बात करूंगा आपसे। और पैसिव इम्यूनिटी में बेनिफिट तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन ये इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं है, ये इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है। जैसे एंटी वेनम इंजेक्शन स्नैक बाइट में, जैसे स्नैक ने जब हमको काटा तो हमारी बॉडी में जो एंटीजन उसने इंट्रोड्यूस किया, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी बना लेगी, लेकिन बहुत लंबा समय लेगी, तब तक हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बनी बनाई एंटीबॉडी लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा एक बात हमने आपसे करी थी कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, कर जाता है, तो उससे एक पेल येलो कलर की ड्रॉप ऊज आउट होती है जिसको बोलते हैं सीरम। और एक बात और बोली थी हमने कि सीरम कंटेन्स एंटीबॉडी, सीरम कंटेन्स एंटीबॉडी। तो सीरम में बेटा एंटीबॉडी पाई जाती है। तो जितने भी ऐसे इंजेक्शन हैं जो सीरम कंटेनिंग है, जैसे एंटीवेनम इंजेक्शन, जैसे एजीएस एंटी गैंग्रीन सीरम, टिट बैक का जो इंजेक्शन लगाते हैं आप, है ना, ये सारे के सारे, जैसे एजीडीएस एंटी गैस गैंग्रीन सीरम, एडीएस एंटी डिप्थेरिक सीरम, जितने भी एग्जाम्पल आपको ऐसे मिले जिनके नाम में सीरम लगा हो, इसका मतलब वो बनी बनाई एंटीबॉडी। और जब हम बनी बनाई एंटीबॉडी लेंगे तो ऐसी इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनता है। होस्ट के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने का रीजन नेचुरल है, नेचुरल एक्टिव। लेकिन हमने जबरदस्ती किसी एंटीजन को वीक करके, एटीन्यूएटेड करके, या उसके डिजीज काजिंग पार्ट को सप्रेस करके इंजेक्शन लगाया, आर्टिफिशियल। पैसिव भी दो प्रकार की, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव के दो एग्जांपल मैं बताऊं आपसे। मदर मिल्क से कोलेस्ट्रॉम के थ्रू आईजीए का मिलना पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को आईजीजी का मिलना पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। लेकिन ये पैसिव नेचुरल है। पैसिव आर्टिफिशियल की बात करें तो फिर वही बात आ गई, हमने किसी दूसरे एनिमल या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, उसका ब्लड निकाला, उसको क्लॉट कराया, उसके सीरम को कलेक्ट कर लिया और उसके सीरम का इंजेक्शन लगा दिया, दैट इज पैसिव आर्टिफिशियल। और बेटा अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म पर आपसे बात करते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। थैंक यू।